हूँ। ठीक है। सो नदन प्लेन में मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ सिंस रिकॉर्डिंग ऑन अभी हुई है। नदन प्लेन में हमने अभी तक 3 मेजर पॉइंट पढ़े हैं कि ये 3 बड़ी रिवर सिस्टम से मिलके बना है। पहला है इंडस, ठीक है, दूसरा है गंगा, तीसरा है ब्रह्मपुत्र। दूसरा पॉइंट इसमें पढ़ा कि ये प्लेन एरिया में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो रिवर्स हैं वो सेडिमेंट लाके जमा कर रही हैं, तो इसीलिए इस एरिया में पाई जाती है एल्यूवियम सॉइल, जो कि सॉइल बहुत प्रोडक्टिव होती है और इस वाले सॉइल में अच्छी खासी एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी है ये, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमने ये पढ़ा कि प्लेन्स का एरिया नियरली 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। सिंस अभी फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि इंडिया का पूरा एरिया इज नियरली 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, तो उसमें 7 लाख प्लेन है, ठीक है। फिर हम आगे अब ये पढ़ने वाले हैं कि जो रिवर होती है, यानी अब नदन प्लेन में रिवर, तो रिवर्स के बहने से ही तो ये प्लेन बना है, तो ये जो रिवर है वो माउंटेन से जब निकलती है तो सेडिमेंट लेके निकलती है, फिर धीरे 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 ये प्लेन्स पर सेडिमेंट को जमा करती है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्लेन्स थोड़े ऊंचे ऊंचे भी हो रहे हैं, करेक्ट। हर बार रिवर आती है, सेडिमेंट जमा करती है। रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स, और वही रिवर जब माउंटेन से आती है तो सेडिमेंट लेके आती है, प्लेन में जमा करती है। फिर प्लेन में जब वो रिवर बहने लगती है तो धीरे धीरे वो सेडिमेंट को छोड़ते हुए केवल पानी लेकर के चलती है, और पानी लेकर के आते आते बे ऑफ बंगाल में देखो ये गंगा पूरा अपने आप मिल जाती है कि नहीं। तो वही जो लोअर कोर्स में जब वो रिवर आती है तो वो ढेर सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में कन्वर्ट हो जाती है, समझ गए। ये बहुत सिंपल सा साइंस का कॉन्सेप्ट है। कभी तुम लोगों ने देखा होगा कि नदियों के बीच में ऐसे लैंड आ जाता है, क्योंकि नदियों में इतना सेडिमेंट, नदियों में पानी के साथ साथ ढेर सारा सेडिमेंट है। अब नदी उतना सेडिमेंट लेके नहीं जा सकती, और स्लोप भी नहीं है क्योंकि प्लेन तो फ्लैट होता है, तो नदी आगे कैसे चलेगी। तो नदी अपना रास्ता कैसे बनाती है, वो ऐसे थी, मान लो उसमें ढेर सारा सेडिमेंट था तो नदी ढेर सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में कन्वर्ट हो जाती है। ये नदी 2 में कन्वर्ट हो गई, ये 2 में। तो जहां पानी को रास्ता मिलता है पानी बहते चले जाता है, सेडिमेंट को छोड़ देता है। तो लोअर कोर्स में नदी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है, अपर कोर्स में नदी ट्रिब्यूटरीज बनाती है, दूसरों का पानी भी अपने में ले लेगी, समझ गए। तो अपर कोर्स में नदी ढेर सारी ट्रिब्यूटरीज लेके चलती है, ढेर सारे सेडिमेंट, क्योंकि स्लोप होता है ना माउंटेन में, तो नदी को तो मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, तो सबका पानी सबका सेडिमेंट लेकर के माउंटेन से वो नीचे गिरने लगी। लेकिन एक बार प्लेन में आएगी तो फ्लैट है, फिर तो नदी को चलने के लिए मेहनत चाहिए, फोर्स चाहिए। उस केस में नदी सेडिमेंट छोड़ देती है, अपने आप को ढेर सारे चैनल्स में डिवाइड कर लेती है, और फिर छोटे छोटे चैनल्स के थ्रू आते आते फिर एंड में अरेबियन सी ऑफ बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। तो लोअर चैनल्स में नदी बनाती है डिस्ट्रीब्यूटरीज। किसको समझ आ गया क्या बोल रही हूँ? मैम आ गया। ठीक है। मैम आ अभी गया। ये जो नदन प्लेन है, जैसे मैंने बोला था ना जब हिमालयाज की बात आई थी कि पंजाब हिमालय, ये हिमालय, वो हिमालय, है कि नहीं, उसी तरह जो नदन प्लेन है वो भी 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। एक सेक्शन को बोलते हैं पंजाब प्लेन, ठीक है, जो कि इंडस और उसकी 3 नदियां है ना, तो 3 नदियों ने बनाए गए 3 प्लेन। इंडस और इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज जो प्लेन बनाती हैं उस प्लेन का नाम है पंजाब प्लेन, क्योंकि इंडस बहती है ये वाले रीजन में, यहाँ जहां पर इंडिया का पंजाब है। देख रहे हो ये जो मोटा कर रही हूं मैं, ये है इंडस का रीजन, और यहाँ पर ही पंजाब है। तो ये जो पंजाब वाला प्लेन है ये इंडस के द्वारा बनाया गया है, तो ये है इंडस वाला प्लेन, पंजाब प्लेन। फिर उसके बाद में जो अगला प्लेन होता है, अगला जो प्लेन है उसका नाम है गंगा प्लेन। गंगा प्लेन क्यों? क्योंकि गंगा प्लेन गंगा और गंगा की ट्रिब्यूटरीज ने मिलकर बनाया है, जिसका नाम है घग्गर, तीस्ता, यमुना, समझ गए, ये सब गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो गंगा मतलब केवल गंगा ने नहीं, गंगा मेन रिवर है और उसकी ढेर सारी ट्रिब्यूटरीज ने मिलकर के जो प्लेन बनाया है उसका नाम है गंगा प्लेन, ठीक है। गंगा प्लेन सबको पता है, नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, इस सब जगह बहती है। जो इंडस है वो बहती है पंजाब में, है कि नहीं, पंजाब में बहती है इंडस, और कश्मीर के थ्रू इधर वाला जो पूरा वेस्टर्न वाला एरिया है ये पूरा इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, ये ब्यास, झेलम, चिनाब, है कि नहीं, ये सब हमारे पंजाब हरियाणा वाले रीजन में बहते हैं, तो ये वाले वो इंडस प्लेन का पार्ट है। गंगा प्लेन में हमारा नदर्न इंडिया, हरियाणा का कुछ पार्ट, दिल्ली, यूपी, ये सब इसमें आता है, नदर्न प्लेन। और तीसरा प्लेन तो है ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो कि कहाँ पर है बेटा हमारा, समझ ही गए होंगे, आसाम में, वेस्ट बंगाल में, क्योंकि ब्रह्मपुत्र उधर से आ रही है, ठीक है। तो वो तीसरा प्लेन है जो ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज मिलकर के बनाती हैं, ठीक है। जैसे आसाम में है ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो जैसे हिमालयास 3 तरह के हैं उसी तरह प्लेन भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है। 3 रिवर के बनाए हुए 3 प्लेन, और इन सबको कॉमन मिला दोगे तो नाम हो जाएगा नदन प्लेन, ठीक है।
पक्का? तो ये है आपका 4th पॉइंट। नॉर्दर्न प्लेन जो है वो फ्लैट लैंड है, इसमें कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है, अभी बताया है। कोई वेरिएशन नहीं इसके रिलीफ में, यानी पूरा फ्लैट है, दूर दूर तक फ्लैट ही फ्लैट है, ठीक है। इट इज नॉट मतलब जो मेन एरिया है इसमें तो थोड़ा सा मैंने हल्का गलत बता दिया। जो मेन एरिया है यानी जो बीच वाला एरिया है जिसको हम बोलते हैं बिहार, यूपी, झारखंड, ये मेजर एरिया बहुत ही फ्लैट है, ठीक है ना। मैं बीच वाले ये गंगा प्लेन की बात कर रही हूँ, बट उसके अलावा जो कुछ एरियाज है उनमें थोड़ा सा वेरिएशन भी है, लेकिन इतना डिटेल में हमें जानना नहीं है, ठीक है। दीज वास्ट प्लेन ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ, ठीक है, ये बस जानना जरूरी है कि ये जो प्लेन है इनमें कहीं कहीं पे रिलीफ फीचर्स भी हैं। ओके, अब हमें दो चीज जाननी है। एक मिनट बेटा होल्ड करना, यू विल होल्ड फॉर अ सेकेंड, ठीक है। रिवर नॉर्दर्न प्लेन के जो बेसिक जितने फीचर्स हैं वो हमने सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है। फीचर में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें दो डेफिनेशन है जो पढ़नी पड़ेगी, एक है भाबर और एक है खादर, ठीक है। ओके, द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल। पेबल समझते हो, नदियों के पास देखा है कभी गोल 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 पेबल होता है। तो जो रिवर होती है वो जब माउंटेन से नीचे चलती है तो वो पेबल है, वो नैरो बेल्ट, यानी 8 से 16 किलोमीटर की शिवालिक के नीचे आप जब जाओगे, नदियों के पास कभी गए हो, नदियों माउंट हिल स्टेशन पे गए होगे तो नदी के पास छोटे छोटे पेबल्स मिलते हैं। तो ये पेबल जो है वो नदी शिवालिक के आसपास, क्योंकि जो ऊपर वाला हिमालय हिमाद्री बहुत ही ऊंचा है, वहां से तो नदी बह रही है, समझ गए। हिमाचल में भी बहुत ऊंचे पहाड़ है, शिवालिक के पास नीचे हल्का स्लोप में नदी को थोड़ा फ्लैट एरिया मिलता है, वहां पर उसमें नदी क्या करती है, पेबल्स को इकट्ठा कर देती है और इसी एरिया को बोलते हैं भाबर, ठीक है। तो ये 1 नंबर में आ सकता है कि भाबर क्या होगा। अब भाबर में सिंस पेबल्स होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, तो जो पानी होता है वो ऊपर से तो कूद के जाएगा नहीं पेबल्स के, समझ गए। तो बोल्डर्स और पेबल्स के नीचे से पानी जाता है, इसीलिए भाबर बेल्ट में नदियां दिखती नहीं है, सीधे वो प्लेन्स फिर वो तराई में दिखती है, समझ गए। तो पहले पहाड़ और पहाड़ के नीचे छोटे छोटे टुकड़े चट्टानों के, बट इस बेल्ट में तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा नदी कहाँ गई, पहाड़ में तो दिख रही थी, अभी नदी नहीं दिख रही। नदी पत्थरों के नीचे से बहने लगती है उधर, फिर आती है नदी तराई में और प्लेन में बाहर निकल के आती है, क्योंकि वहां पे पेबल्स इतने होते नहीं है। तो भाबर बेल्ट ऐसी होती है जिसमें जो नदी होती है वो डिसअपियर हो जाती है और री इमर्ज होती है किस किस में, तराई में। तराई बेल्ट क्या है, स्वाम्पी और मार्शी रीजन है, जो एकदम शिवालिक के नीचे वाला रीजन है, जहां पे बेसिकली खेती होना बस शुरू होने वाली है, प्लेन्स वहां से स्टार्ट होंगे, समझ गए। तराई के बाद में प्लेन पार्ट शुरू हो जाएगा। तो तराई वाला रीजन क्या होता है, दलदली हो जाता है, क्योंकि वहां पे मिट्टी भी होती है, पानी भी ढेर सारा भर जाता है, तो वो उसको दलदल बोलते हैं। तो तराई रीजन एक मार्शी लैंड होती है और इसमें अच्छे खासे वाइल्ड लाइफ भी पाए जाते हैं, तराई में फॉरेस्ट भी पाया जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं तराई बेल्ट। तो बेसिकली हमारा सबसे पहले हिमाद्री, फिर हिमाचल, फिर शिवालिक, शिवालिक के बाद भाबर वाली बेल्ट जिसमें टुकड़े उकड़े पाए जाते हैं पत्थरों के, फिर तराई, और तराई के से लगा हुआ ही होता है प्लेन, ठीक है, वहां पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। ओके, द लार्जेस्ट ऑफ द नदन प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। अब ये तो जानते ही होगे कि नदी जो एलुवियम पहले लाई उसको ओल्डर एलुवियम बोलेंगे, नदी अभी भी बहती जा रही है तो अभी भी जो नदी एलुवियम ला रही है उसको न्यू एलुवियम बोलेंगे। तो जब न्यू एलुवियम डिपॉजिट होता जाता है तो जो ओल्डर एलुवियम होता है वो पीछे की तरफ हटता जाता है, समझ गए। तो जो ओल्डर एलुवियम होता है उसको हम बोलते हैं भंगर। भाबर और भंगर में फर्क है। और जो न्यू एलुवियम होता है उसको बोलते हैं खादर। तो बताओ ज्यादा अच्छा किसमें उगेगा, खादर में कि भाबर में, भंगर में? भंगर। भंगर में क्यों उगेगा, भंगर का तो पूरा सॉइल यूज हो चुका है। खादर न्यू एलुवियम है, अभी अभी आया, उसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा है ना, समझ गए। तो भांगर यानी कि नदी जो पहले एलुवियम लाई वो एलुवियम धीरे 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 वो एलुवियम क्या होगा, पुराना हो जाएगा, उसमें से न्यूट्रिएंट जा चुके होंगे और उसमें धीरे धीरे कैल्शियस ऐसे डिपॉजिट हो जाएंगे जो कि कंकड़ मिलेगा उसमें तुमको, समझ गए। तो जब तुम सॉइल देखोगे तो तुमको दो तरह की सॉइल दिखेगी, एक कंकड़ वाली और एक होगी न्यू एलुवियम, जो हल्की अभी नए एलुवियम से मिलके बनी होगी, उसको बोलेंगे यंगर डिपॉजिट, समझ गए। तो जो यंगर डिपॉजिट होता है उसको खादर बोलते हैं, ये रिन्यूड होते हैं और फर्टाइल होते हैं, समझ गए। और ये एग्रीकल्चर के लिए खादर ज्यादा अच्छी जमीन होती है। भांगड़ में कंकड़ वंकड़ आने लग जाते हैं क्योंकि लंबा पुराना एलुवियम है और धीरे धीरे वो जमीन फिर ज्यादा फर्टाइल नहीं रह जाती, समझ गए।
तो अब क्या लिखना है, 3 पॉइंट तो इधर इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलके बना 1 पॉइंट ये, एलुवियल सॉइल बहुत प्रोडक्टिव होता है ये। तीसरा इसका कितना एरिया है। चौथा पॉइंट के नदन प्लेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन। फिर अगला लिखना है भाबर क्या होता है, और फिर लिखना है खादर और भांगर क्या होता है। टोटल 7 पॉइंट, समझ गए। फटाफट इसको लिखो, जब ये खत्म हो जाएगा तब फिर पेनिनसुला की तरफ बढ़ेंगे। ओके मैम। मैम 1 सेकंड मैम, मैं कर रहा हूँ। ओके, और उसमें पर से भी नहीं माने अगर अटेंडेंस से भी, तो फिर जो वो किया जाएगा टेस्ट वगैरह, उसमें फिर -5 है। जो रेगुलर कैमरा ऑफ रखता है उसका हर टेस्ट में उतना नंबर कम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। फिर अगला जो हम पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा रिलीफ फीचर। तीसरा रिलीफ फीचर है प्लेटू, ठीक। प्लेटू तो पता ही है, माउंटेन और प्लेन के बीच का प्लेटू होता है कि नहीं। जैसे कि ये अगर माउंटेन है और ये प्लेन है, तो प्लेटू कुछ ऐसा होता है। प्लेटू का मतलब इन दोनों को कंबाइन कर लो, ऐसा माउंटेन जिसका टॉप फ्लैट होता है उसको प्लेटू बोलते हैं, करेक्ट। ऐसे ही तो होता है। तो माउंटेन अगर तुम चाहोगे तो प्लेग्राउंड बना सकते हो प्लेटू पे, क्योंकि उसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है, ऊंचाई पर है वो लैंड ऊंचाई पर है, बट अगेन उसका जो एरिया है वो प्लेन फ्लैट, मतलब फ्लैट है उसका टॉप। तो वहां पे घर बनाना नॉर्मल वैसा ही होता है जैसा प्लेन्स में होता है, लेकिन उसको प्लेटू इसीलिए बोलते हैं क्योंकि नॉर्मल प्लेन के लेवल से ऊंचा पाया जाता है और उसमें काफी सारे मिनरल्स वगैरह भी डिपॉजिटेड होते हैं, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेटू इज अ टेबल लैंड composed of old crystalline igneous and metamorphic rocks। तो डेफिनेशन तो ये है, पेनिनसुलर प्लेटू क्यों है। पेनिनसुला एक ऐसा लैंड होता है जो 3 साइड से पानी से घिरा हो, समझ गए। पेनिनसुला इज अ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। इंडिया के पेनिनसुला को देखो, लगता है 3 साइड वाटर से सराउंडेड है ये। यस मैम। इधर है अरेबियन सी, इधर है बे ऑफ बंगाल और इधर है इंडियन ओशन, करेक्ट। ये 3 साइड से पानी से घिरा है, इसीलिए इसको बोलते हैं पेनिनसुला। तो हमारा जो प्लेटू है वो पेनिनसुलर शेप की है, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेटू एक ऐसा टेबल लैंड होता है। टेबल लैंड का मतलब टेबल के जितना ऊंचा बट टेबल के जैसा फ्लैट टॉप, समझ गए। जो कि क्रिस्टलाइन है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक, ये 3 तरह की रॉक से मिलकर बना है। तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 1। It was formed due to the breaking and drifting of Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass। अब ऐसा बोला जाता है कि जब बहुत टाइम पहले इंडिया जो है, जब अर्थ का कुछ मैप अलग तरह का हुआ करता था। अगर पुराना मैप देखोगे ना, तो टुडे द वर्ल्ड मैप इज डिफरेंट। पहले ये 2 तरह के लैंड में था, उसमें ऊपर वाले लैंड का नाम मुझे याद नहीं है। नीचे वाले लैंड को गोंडवाना लैंड बोलते थे, ऊपर वाले लैंड को आई डोंट नो। 2 लैंडमार्क्स थे, बड़े बड़े चिपके थे एक दूसरे से। नीचे वाले का गोंडवाना लैंड था। तो गोंडवाना लैंड में ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सब चिपके हुए थे आपस में, ठीक है। फिर थ्योरी ऐसा बोलती है कि धीरे धीरे ये ड्रिफ्ट होने लगा इंडिया ऊपर की तरफ। तो अफ्रीका से ड्रिफ्ट होकर के ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ा, और फिर एंड में लटक गया जाकर के कहां पर, चाइना के नीचे। फिर अचानक से एक कोलिजन हुआ जिसमें कि चाइना की प्लेट और इंडिया की प्लेट टकरा गई, तो उसमें हिमालयास बन गए, और फिर इंडिया जहां पे फिक्स है वहां फिक्स हो गया, समझ गए। ऐसा एक थ्योरी है। तो ये इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए ये बोल रहे हैं कि पेनिनसुलर प्लेटू, ये उसी की बात कर रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि जब गोंडवाना लैंड ड्रिफ्ट हुआ था तब ये बने थे, समझ गए। अब ड्रिफ्ट का क्या है, थोड़ा सा हल्का सा ऐसे फिगर में समझ होगा, क्योंकि फिर नहीं तो याद करना पड़ेगा, जो कि मैं प्रमोट नहीं करती। तो इनिशियली ये नीचे ये था, ऐसे ऐसे करके ऐसे गोंडवाना लैंड था, और इसमें ये ऐसे ऐसे इंडिया भी ऐसे चिपका हुआ है, ठीक है। और भी ढेर सारे इसमें जो ये सब ऐसे चिपके हुए हैं, और यहाँ पर केवल ऐसे ऊपर चाइना है, यहाँ पर इंडिया नहीं है, ठीक है। और ये बीच में इंडियन ओशन है। फिर क्या हुआ, ये गोंडवाना लैंड में से ये अलग हो गए, और अलग होकर के ये मान लो इंडिया इतना छोटा हो गया, ठीक है। मैं छोटा, अभी इंडिया ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ने लगा, ठीक है। अब इंडिया जब बढ़ने लगा तो जिस जिस पाथ पे इंडिया ट्रेवल कर रहा था उसके नीचे वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, क्योंकि तब अर्थ बन रही थी,
समझ गए, बनी नहीं थी, कोई लोग वोग नहीं रह रहे थे, बहुत मिलियन ट्रिलियन ईयर्स पहले की बात है। तो जब अर्थ चल रहा था, जब से अर्थ में जीव लोग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, तब से तो इंडिया इसी लोकेशन पर ऑलमोस्ट होना चाहिए, ठीक है। बट वंस अपॉन अ टाइम जब इंडिया बन रहा था, तो जब ये ट्रैवल कर रहा था, तो इसके नीचे से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे। तो वॉल्केनिक इरप्शन होने की वजह से उनसे लावा निकल के इंडिया में जमता गया, समझ गए। और जमते 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 यहाँ तक, जब तक इंडिया ट्रैवल होकर के आया, तब तक इंडिया, अब यहाँ पर तो इंडिया लगी गया, पता है सबको कैसे कैसे लगा हुआ है इंडिया। ये देखो, ये इंडिया का सर है, जो कि टेक्निकली बहुत ही बुरा हो गया। हाँ, फिर ऐसे ऐसे, अब इंडिया ऐसे जम गया ना। तो ये वाला जो पूरा मास है इंडिया का, ये एक वॉल्केनो के ऊपर आ गया था। तो वॉल्केनो से निकला लावा और यहाँ पर जम गया, तो इसीलिए यहाँ पूरे रीजन में लावा प्लेटू या ब्लैक सॉइल पाई जाती है, करेक्ट। यहाँ पर कॉटन बहुत अच्छा होता है। तो ये ऐसी थ्योरी है कि जब गोंडवाना लैंड ऐसे ड्रिफ्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा था, तो उस केस में नीचे से वॉल्केनिक लावा निकला और धीरे धीरे ये प्लेटू बना। तो ये प्लेटू कैसे बना, तब बना, तो यानी बहुत ही पुराना है ये प्लेटू, समझ गए। हिमालय छोटे हैं या ये प्लेटू, बताओ। मैम एज प्लाट्यू। एज मैम में ज्यादा प्लेटू तो है। ये प्लेटू है, क्योंकि प्लेटू तब बना जब इंडिया ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा था, और हिमालय तब बना जब इंडिया यहाँ पहुंच गया था और टकराया, समझ गए। तो हिमालयाज आर यंगर देन दी डेक्कन या पेनिनसुलर प्लेटू, समझ गए फंडा। तो पेनिनसुलर प्लेटू बहुत ही ज्यादा पुराने हैं, यानी इंडिया में सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट लैंडमार्क अगर पूछा जाए क्या है, तो वो यही होगा, पेनिनसुलर प्लेटू ही, समझ गए। ओके, तो ये वो वाली थ्योरी है जो यहाँ पर ये यहाँ पे इसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें याद शायद ना करनी पड़े, तो अगर बोलेंगे कि पेनिनसुलर प्लेटू का ओरिजिन कैसे हुआ, तो ये तब फॉर्म हुए थे जब गोंडवाना लैंड ड्रिफ्ट करके ऊपर की तरफ आ रहा था, मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। इसीलिए ये इंडिया का ओल्डेस्ट लैंड मास है, सबसे पुराना यही है प्लेटू। इंडिया में 6 फिजिकल फीचर्स हैं, उन सारे फिजिकल फीचर्स में सबसे ज्यादा पुराना कौन है, पेनिनसुलर प्लेटू। अच्छा बताओ, प्लेन ज्यादा यंगर है या फिर हिमालयाज? मैम हिमालय से। मैम मैम प्लेन। हिमालय। प्लेन, क्योंकि हिमालयास बनने के बाद में ही तो रिवर्स ने पहना शुरू किया ना, यस मैम। और फिर धीरे धीरे रिवर्स ने डिपॉजिट किया, तब जाके प्लेन आया। सब कुछ बता रही हूँ, तब भी बताओ ये हाल है। प्लेटू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। प्लेटू जो होता है उसमें भी वैलीज पाई जाती है, उनमें भी हिल्स पाई जाती है, छोटी मोटी पहाड़ियां तो होती है ना, हिल स्टेशन वगैरह, जैसे अभी ऊटी हो गया है ना, कोडाई कनाल। तो प्लेटूज में भी ये सब पाया जाता है। These plateau consist of two broadly, जिनको अभी ये जो प्लेटू है इनका 2 डिवीजन है, ठीक है। अभी तक तो 3 डिवीजन थे, प्लेन्स के भी 3 डिवीजन थे, हिमालयस के भी 3 डिवीजन है, लेकिन प्लेटूज के 2 डिवीजन है, ठीक है। तो ये तुम्हारा गोंडवाना लैंड वाला पॉइंट नंबर 2 हो गया, ये प्लेटू वाला पॉइंट नंबर 3 हो गया। ये प्लेटू जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड इज नथिंग बट एमपी। किस किस को एमपी पता है किधर है, ये रहा ये एमपी, ये वाले को बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, एमपी, धारवाड़, अलीगढ़, छत्तीसगढ़। और ये जो नीचे वाला कर्नाटका वाला रीजन है, इसको बोलते हैं डेक्कन, समझ गए। तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है प्लेटू। एक है सेंट्रल हाईलैंड, वो एकदम इंडिया के सेंटर में पड़ता है, एमपी छत्तीसगढ़ उधर पड़ता है, और नीचे पड़ता है डेक्कन प्लेटू। इन्होंने लिख भी दिया है कि सेंट्रल हाईलैंड क्या है, तो एक ऐसा प्लेटू जो नर्मदा रिवर के ऊपर है, तो यहाँ पर ये नर्मदा बहती है एमपी से ही, ठीक है। तो नर्मदा रिवर के जो ऊपर है उसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, इन्होंने लिखा हुआ है। मालवा प्लेटू ये सब रहने दो, ठीक है। समझ गए ना, प्लेटू 2 तरह का है, एक है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है पेनिनसुलर, बीच का ये सब गायब कर दो, ठीक है। अब अगला इसमें आगे पॉइंट ये है कि वेस्ट में और चलते चले जाओगे, अगर प्लेट्यूज के वेस्ट में जाओगे तो क्या मिलेगा, ये है ना पूरा, ये लाल वाला प्लेटू है, सारा रंग देती हूँ, ये देखो ये लाल वाला ये जितना रंगा हुआ है ना, ये सब प्लेटू है। अभी इसके वेस्ट में जाओगे, सेंट्रल हाईलैंड के वेस्ट में जाओगे, क्या मिलेगा, मैम सी मिलेगी। सेंट्रल हाईलैंड के वेस्ट में जाओगे सी मिलेगा। अरे किधर जा रहे हो, वेस्ट का मतलब इधर जाना है, इधर मैम डेजर्ट। डेजर्ट मिलेगा, वही लिखा है। ईस्ट में अभी डेक्कन प्लेटू के वेस्ट में जाओगे, क्या मिलेगा, मैम कोस्टल एरिया, ठीक है। तो यही इन्होंने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान मिलेगा अगर सेंट्रल हाईलैंड के वेस्ट में चलते चले जाओगे। उसी तरह अगर तुम छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सेंट्रल हाईलैंड जो है वो वाइडर है इन द वेस्ट, नैरो इन द ईस्ट।
सेंट्रल हाईलैंड ये बोल रहे हैं कि इस तरफ चौड़ा है और इस तरफ पतला है, सबको ही पता है ये बात। सेंट्रल हाईलैंड ऐसे ट्रायंगल शेप का है, समझ गए। ये वाला पोर्शन उसका वेस्ट वाला चौड़ा है, ईस्ट वाला पतला है, सब फालतू बात है, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड को लोकली कुछ लोग बुंदेलखंड या भागेलखंड भी कहते हैं, समझ गए। तो बुंदेलखंड मतलब झांसी वासी वाला इलाका उधर बोलते हैं, ये सब जानना नहीं है तुमको। अगला जो प्लेटू है, अगला प्लेटू जो हमारा है वो है डेक्कन प्लेटू, समझ गए। तो इसमें अभी तक 3 ही पॉइंट लिखने हैं, भागेलखंड बुंदेलखंड ये सब नहीं लिखना है। अगला है डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू भी ट्रायंगल शेप का है, ये देखो दिख रहा है ना ट्रायंगल, ये देखो ऐसे, ये ट्रायंगल शेप का है, ऊपर की तरफ चौड़ा नीचे की तरफ पतला है, ठीक है। और ये नर्मदा रिवर के साउथ में है। तो अगर तुमसे ये पूछा जाए 1 मार्कर में कि सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा, ये है नर्मदा, सेंट्रल हाईलैंड इसके ऊपर है CH, और डेक्कन प्लेट्यू DP इसके नीचे है, तो बात सही है, हाँ बात सही है, समझ गए। नर्मदा रिवर इन दोनों प्लेट्यूज को डिवाइड कर रही है, नर्मदा के ऊपर चले जाओगे तो सेंट्रल हाईलैंड मिल जाएगा, नर्मदा के नीचे आ जाओगे तो डेक्कन प्लेट्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो डेक्कन प्लेटू साउथ ऑफ नर्मदा रिवर में है, ये है पॉइंट नंबर 1 डेक्कन प्लेटू के केस में। अगला है, इसमें ढेर सारी हिल्स पाई जाती हैं, महादेव हिल, कैमूर हिल, मैकाल हिल, ये सब इसमें पाई जाती हैं। इन सबको तुम्हें लोकेट करना है मैप पर, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में, आई थिंक पीछे दिया होगा, अभी उसमें देखते हैं। डेक्कन प्लेटू जो है वो डेक्कन प्लेटू का एक और एक्सटेंशन है जो नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों को मेघालय, आसाम, जहां पर हम लोग अभी जो नॉर्थ ईस्ट का मेघालय या फिर छाछर हिल्स आसाम की हैं, इनको भी डेक्कन प्लेटू का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो कोई ये नहीं सोचेगा कि डेक्कन प्लेटू केवल और केवल साउथ में ही है, ईस्ट में यानी वेस्ट बंगाल में या फिर आसाम में ये जो छाछर हिल्स, कार्बी एंगलोंग, मेघालय में जो प्लेटू है, ये सब भी प्लेटू का ही पार्ट है। किस प्लेटू का पार्ट है? डेक्कन प्लेटू का, समझ गए। अगला है वेस्टर्न घाट। आगे बेटा हम पढ़ने वाले हैं, यानी डेक्कन प्लेटू में टोटल हमें 4 ही पॉइंट पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये 4 पॉइंट पहले लिख लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। पहले लिखो डेक्कन प्लेटू क्या है। तो डेक्कन प्लेटू क्या लिखना है डेक्कन प्लेटू में, कि ये पेनिनसुलर टेबल लैंड है जो कि इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बनी हुई है, और ये जब गोंडवाना लैंड ड्रिफ्ट हुआ था तब बना है। दूसरा पॉइंट है ये ओल्डेस्ट लैंडमास है। तीसरा पॉइंट है कि ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सेंट्रल हाईलैंड और पेनिनसुलर डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड नॉर्थ ऑफ नर्मदा में है, डेक्कन प्लेटू साउथ ऑफ नर्मदा में है, इतना लिख लो। फिर अगला लिख लेना, सेंट्रल हाईलैंड में पाया जाता है बुंदेलखंड, बागेलखंड, उसके एग्जाम्पल हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड डैश लगा के एग्जाम्पल क्या होगा? बुंदेलखंड, भागेलखंड। डेक्कन प्लेटू का एग्जाम्पल क्या होगा? महादेव, कैमूर, मैकाल, ये सारी रेंज, ठीक है, इतना लिख लो। कर लोगे? Yes, ma'am. ठीक है, जब ये पॉइंट हो जाएंगे तब मैम, हाँ बेटा। मैम प्लीज रिपीट लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट ये है कि डेक्कन प्लेटू के एग्जाम्पल है महादेव, कैमूर। जो जो तुम लोगों को नेम्स लिखने हैं उनको मैं गोल कर दे रही हूँ ब्लैक से, ठीक रहेगा। यस मैम। देखो ये जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, दिस इज पॉइंट नंबर 1, ठीक है। फिर ये गोंडवाना लैंड वाला, ये नीचे लिखा है पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंडमास, यहाँ तक लिखोगे, ये है पॉइंट नंबर 2, ठीक है। रुको बहुत किचड़ा मच गया, पहले मैं सब हटा दूं तब लिखूं, ठीक है। सो यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखते चले जाओगे ये, तो ये है पॉइंट नंबर 1। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ ओल्डेस्ट लैंडमार्क तक लिखते चले जाओगे, ये है पॉइंट नंबर 2, ठीक है। फिर उसके बाद में है ये वाला जो पॉइंट नंबर 2 में है डेक्कन प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड, ये है पॉइंट नंबर 3, ठीक है। फिर उसके बाद में है सेंट्रल हाईलैंड का जो एग्जाम्पल है, ये वाला सेंट्रल हाईलैंड, पूरा नहीं लिखना, बस इसके एग्जाम्पल लिखने हैं, बुंदेलखंड, भागेलखंड, ये। और डेक्कन प्लेटू के एग्जाम्पल है महादेव, कैमूर, ये लिख लोगे। तो इतना ये चार अलग अलग लाइन मिला करके है पॉइंट नंबर 4। किसको समझ आ गया? लिख डालो फटाफट।
हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जरा सा तो पॉइंट था। चलो आगे चलें। Yes, ma'am. आगे एक क्वेश्चन आएगा, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में डिफरेंस। देखो, पेनिनसुलर प्लेटू का जो वेस्ट में पड़ता है उसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो यानी कि ये मान लो ये हमारा डेक्कन, ऐसे डेक्कन प्लेटू है, तो डेक्कन प्लेटू के वेस्ट में चले जाओगे ये, तो ये पड़ेगा वेस्टर्न घाट। ईस्ट में चले जाओगे तो ऐसे डिसकंटिन्यूअस पड़ेगा ये ईस्टर्न घाट। अब इनका डिफरेंस है, तो लोकेशन तो तुम इजिली जान लोगे कि वेस्टर्न घाट डेक्कन प्लेटू के डेक्कन प्लेटू नीचे वाले प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड को छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि प्लेटूज दो पार्ट में पाए जाते हैं ना, पेनिनसुलर प्लेटू दो पार्ट में है। ऊपर वाला सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा के ऊपर वाला, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, नीचे वाले की बात कर रहे हैं। तो डेक्कन प्लेटू के जो ईस्ट में वेस्ट में पाया जाता है उसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, और जो ईस्ट में पाया जाता है उसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, ठीक है। आगे क्या है कि इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाएगा। तो डिफरेंस ये है कि जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, वो है कंटिन्यूअस। क्या है? कंटिन्यूअस। तो वेस्टर्न घाट है वो, पहली चीज तो ये है कि वो हाइयर है, ईस्टर्न घाट से ऊंचे हैं। दूसरा है कंटिन्यूअस है, यानी वेस्टर्न घाट में अगर तुम चले जाओगे, अच्छी अच्छी चीजें उसी में घूमने के लिए पाई जाती है। वेस्टर्न घाट में बहुत अच्छे अच्छे हिल स्टेशन है, आई थिंक ऊटी उसका पार्ट है, और अभी इसमें महीन वैली भी है, अभी मिलेगा नाईमुड़ी पीक है। वेस्टर्न घाट कुल मिलाकर के ऊंचे है, ठीक है। तो यानी ये जो है इनकी हाइट ज्यादा है। वेस्टर्न घाट मतलब छोटी छोटी हिल्स है उसमें, वेस्टर्न घाट हाइयर है ईस्टर्न घाट से, पहला डिफरेंस तो ये है। यानी वेस्टर्न घाट की हाइट जो है वो एवरेज है 1600 मीटर, बल्कि ईस्टर्न घाट 600 मीटर के आसपास है, तो बहुत ही छोटे हैं, ठीक है। और एवरेज तो बहुत ही ऊंचा है इन सबसे, 8000 मीटर, ठीक है। अभी ईस्टर्न घाट है वो ईस्ट की साइड पर है और डिसकंटिन्यूअस है, इनके बीच में ढेर सारा गैप है, कंटिन्यूअस नहीं है। वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है, यानी इनको अगर तुम्हें इसमें से कहीं बीच में जाना होगा तो तुम केवल और केवल क्रॉस कर सकते हो पासेस के थ्रू। जो माउंटेन्स के बीच में जो पास होते हैं ना बीच बीच में, केवल उसी में क्रॉस कर सकते हो। वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है। ईस्टर्न घाट उतना कंटिन्यूअस नहीं है, थोड़ी जगह पे है, फिर थोड़े टाइम पे गैप है, फिर थोड़ी जगह पे है, ऐसे करके है, ठीक है। तो अगला पॉइंट ये है कि ईस्टर्न घाट है डिसकंटिन्यूअस और इरेगुलर है, और वो उसमें रिवर जो है ढेर सारी रिवर्स उसको काटती हैं बीच में से, क्योंकि मैक्सिमम रिवर बे ऑफ बंगाल की तरफ ही ड्रेन करती हैं। तो साउथ इंडिया वाली भी मैक्सिमम रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ ही जाती है, तो वो ईस्टर्न घाट को तोड़ते हुए जाती हैं। तो ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। दो समझ में आ गए? Yes. ओके। हाईएस्ट पीक जो है वो वेस्टर्न घाट की वो है अनाईमुड़ी, ठीक है, और ईस्टर्न घाट की है महेंद्रगिरी। तो ये 3 पॉइंट हो जाएंगे डिफरेंस के, समझ गए? लिख लोगे डिफरेंस वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में? वेस्टर्न घाट जो है वो डेक्कन प्लेटू के वेस्ट में पड़ता है, हाइट में ऊंचा है, कंटिन्यूअस है, और उसकी हाईएस्ट पीक का नाम है अनाईमुड़ी। सिमिलरली ईस्टर्न घाट हाइट में छोटा है, डिसकंटिन्यूअस है, ईस्ट में पड़ता है, और उसकी हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी। किसको समझ आ रहा है? Ma'am. तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को लिख लो, ठीक है। यहाँ पर ये खत्म होता है, बस एक चीज और है, पढ़ लो इसको भी लिखना है तुम्हें घर पर, फिर इंडियन डेजर्ट पढ़ेंगे। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू ये है कि ये ब्लैक सॉइल एरिया है, ठीक है, और इसको डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। क्या? चूंकि इसका ओरिजिन वॉल्केनिक है, मैंने अभी पढ़ाया था कि जब गोंडवाना लैंड चल रहा था तो वॉल्केनो से बना था, तो ये वॉल्केनिक रीजन का है, इसीलिए इसमें इग्नियस रॉक पाई जाती है कि नहीं? लावा में इग्नियस रॉक होती है, ठीक है। फिर उन्हीं रॉक पे अगर तुम इंटेंस प्रेशर अप्लाई कर दोगे, इंटेंस टेम्परेचर अप्लाई कर दोगे, तो वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और सेडिमेंट तो सबको ही पता है कि जो अर्थ के ऊपर क्रस्ट में चट्टाने होती हैं वो धीरे धीरे टूट के सेडिमेंट में कन्वर्ट होती हैं, जो कि एलुवियल नदियों के किनारे पाया जाता है। तो यानी नदियों के किनारे जो रॉक पाई जा रही है, दीज आर सेडिमेंट्री रॉक, और 3 ही टाइप की रॉक पाई जाती है। तो ओरिजिनल रॉक इग्नियस होती है जो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होती है, फिर प्रेशर और टेम्परेचर प्रेशर के चलते ये दोनों धीरे धीरे डिग्रेड होकर के सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, करेक्ट। रॉक साइकिल सबने पढ़ी होगी। अब क्या है
एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डिनंडेड ओवर टाइम, डिनंड का मतलब धीरे धीरे इरोड हो गई हैं, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। तो ओरिजिनली ये लावा से बनी हुई इग्नियस रॉक थी, बट धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रॉक घिसती गई और घिस के बन गई ब्लैक सॉइल। और यही रीजन है कि ब्लैक सॉइल में अभी हम लोग क्या उगाते हैं, कॉटन। ठीक है, तो ये लिख लेना ये वाला पॉइंट पेनिनसुलर प्लेटू में कि वहां पर ब्लैक सॉइल क्यों पाई जाती है। ठीक है, तो तुम लोगों को अगला पॉइंट लिखना है ओरिजिन ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का नाम कॉटन सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल भी है, इसको अच्छे से कर लो, 10th में भी ये काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप करके लाओगे, फिर डेजर्ट और कोस्टल प्लेन ज्यादा नहीं है, तो अगली क्लास में चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा।